हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी यूपीएससी डिकोड के इस प्लेटफॉर्म पर। यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स की तैयारी हम कर रहे हैं और इस तैयारी के दौरान पिछले 4 सेशन में हमने यूपीएससी के 2015 के पेपर के 80 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने पिछले 4 सेशन देखे हैं तो आप खुद इस बात को समझेंगे कि केवल 1 वर्ष का पेपर 2015 के पेपर से हमें अपनी तैयारी को लेकर, अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेकर कितने सारे इनसाइट्स मिले हैं। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिली है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिला होगा किस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपको क्वेश्चन पढ़ने के नज़रिए में चेंजेस आए होंगे, है ना। तो यही हमारा इरादा है। आप इन सेशंस को अपनी तैयारी के दौरान ही इन सेशंस को एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस की तरह ले सकते हैं। आप इसे पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ साथ टेस्ट सीरीज की तरह ले सकते हैं और अपनी तैयारी को परखने, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को परखने के लिए आप इन सेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा यही टारगेट है। आज हम 2015 के पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन से हम 2016 के पेपर को शुरू करेंगे और इसी तरह से इस पूरे महीने में और मिड अप्रैल तक हम पूरे 2025 तक के पेपर का डिस्कशन कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद भी आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का समय होगा और यकीन मानो दोस्तों, ये डिस्कशन, ये सारे सेशन आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने वाले हैं। आप बस अच्छे से सुनिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तरीके को समझिए, फैक्चुअल क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में डिफरेंस करने की, फैक्चुअल क्वेश्चन को किस तरह से क्रैक करना है, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। बाकी हमने यह स्ट्रेटेजी वीडियो में बात की थी कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद और कितने गलत हो जाएंगे तो भी हम प्रीलिम्स को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो अगर आपने असेसमेंट कम स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आपको देख लेना चाहिए। फिर मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो स्पेशल क्लासेज होती है, जो सभी के लिए फ्री होती है, चाहे आपने कोई प्लस कोर्स लिया हो या ना लिया हो। अगर आपने अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो आप मेरा नाम सर्च करके शकील अहमद के नाम से वहाँ पर हिस्ट्री के क्रैश कोर्स को देख सकते हैं। अगर आपकी हिस्ट्री की तैयारी अच्छी नहीं हो रही है या आपको कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ रहा है तो हम वहाँ पर हिस्ट्री का एक स्मार्ट क्रैश कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं। वहाँ पर स्मार्ट क्रैश कोर्स हिस्ट्री का हम शुरू किए हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर अपनी हिस्ट्री की तैयारी को भी मजबूत कर सकते हैं। तो आइए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, ये पूरे जो आंकड़ों की बात होती है ये करंट बेस्ड आंकड़े होते हैं। ये जो ट्रेंड्स की बात करता है यूपीएससी, पिछले दशक की बात कर लेगा या पिछले 5-6 सालों की बात कर लेगा। इसमें कोई जो जैसे जीडीपी वृद्धि दर है वो लगातार बढ़ी है, या कृषि का हिस्सा है वो लगातार कम हुआ है, या सेवा का हिस्सा लगातार बढ़ा है। इस तरह के ट्रेंड्स पर यूपीएससी जनरली बात करता है। यूपीएससी यह देखने की कोशिश करता है कि आप लोग पिछले वर्षों के मुकाबले भारत की जीडीपी को या भारत की इकोनॉमी को कंपेयर करके रखते हैं, उसकी अवेयरनेस आप लोग रखते हैं या नहीं। तो यह बात कर रहा है पिछले दशक की, और आपको पता है यह जो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं ये 2015 का है। तो इसके लिए पिछला दशक क्या होगा? इसके लिए पिछला दशक होगा 2004-5 से 2014-15 वाला रीजन वाला टाइम पीरियड। तो यह कह रहा है कि इस टाइम पीरियड में वास्तविक जीडीपी की दर, वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। तो दर में हो सकता है कमी आई। फॉर एग्जांपल 2004 में अगर 8% हमने जीडीपी ग्रोथ की तो हो सकता है अगले साल हम ग्रोथ तो करें लेकिन 5% से करें, फिर अगले साल हम ग्रोथ करें 7% से करें। तो क्या हुआ, एक साल जीडीपी ग्रोथ रेट 8% हुई लेकिन यहाँ पर आकर ग्रोथ रेट कम हुई, यहाँ पर ग्रोथ रेट फिर से बढ़ गई। ग्रोथ तो हम लगातार कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ करने की रेट में कमी या ज्यादा हो सकता है। यह कह रहा है कि पिछले 10 सालों में,
पिछले एक दशक में ये जो दर है ये हमेशा बढ़ती ही गई है। एक साल अगर 8% किया तो अगले साल 9, उससे उसके बाद 10, या उसके बाद 12, या फिर 15, इस तरह से बढ़ी है। तो यह वाली जो बात है ये गलत है, और इस तरह के स्टेटमेंट जनरली गलत भी होते हैं, क्योंकि 10 साल के टाइम पीरियड में हमेशा आप बेहतर परफॉर्म करें ऐसी पॉसिबिलिटी जनरली कम होती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है कि आपकी ग्रोथ रेट कम ज़्यादा होती रहे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। लेकिन जब दर की जगह बात करें मूल्यों की, बाजार कीमतों पर रुपयों में, तो पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है हम ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुद्रास्फीति की वजह से उसका प्राइस वैल्यू तो हो सकता है बढ़ रहा हो। ठीक है, तो जैसे अगर हम पिछले 10 सालों में बात करें, आज के 10 साल पहले की बात करें, तो हो सकता है प्याज मुझे 20 रुपए या 10 रुपए केजी में मिल रहा होगा। तो आज 10 साल बाद आप देख रहे हैं तो हो सकता है प्याज 50 रुपए केजी हो गया होगा। क्या है, प्याज का जो क्वांटिटी है वो तो 1 केजी ही है, हम उतना ही प्याज खरीद रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है इसका प्राइस वैल्यू जो है वो बढ़ जाए। इस तरह की बात कर रहा है, तो इसको देखते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है अगर हम 10 साल पहले की बात करें। लेकिन इस तरह के ट्रेंड्स यूपीएससी पूछता है, तो आप अपने 2026 के एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस तरह के ट्रेंड्स पर नजर रखिएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट जो था वो सही था, पहला गलत था, तो ये विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। 10 साल पहले की बात है, ये कह रहा है देखो 2008 2006 में 8% रहा, फिर 7.66 कम हो गया ना, लगातार नहीं बढ़ा, फिर 7.66 के बाद 3% ही हो गया। तो लगातार वृद्धि इसमें नहीं देखी गई, और असमान वृद्धि दर के बावजूद जीडीपी मूल्य में वृद्धि मुद्रास्फीति को समायोजित करते हुए हमेशा बढ़ी। तो दूसरा कथन इनका सही था। फिर बात करें पॉलिटिका है, भारत के किसी राज्य की विधान परिषद का गठन और विधान परिषद की समाप्ति, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 169, आई थिंक 169, हाँ 169, इसमें गठन की बात की गई है। गठन और समाप्ति कौन कर सकता है? ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। संसद। कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से। लेकिन संसद से पहले राज्य की विधानसभा को विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित करना होता है। विशेष बहुमत से, जब राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से विधान परिषद के गठन का या उसको समाप्त करने के बारे में कोई संकल्प पारित कर देती है, तो वह संकल्प फिर संसद के पास जाता है, और संसद साधारण बहुमत से उसका गठन या उसकी समाप्ति कर सकती है। तो क्या कह रहा है, किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ध्यान रखिए, किसी भी राज्य की विधान परिषद का जो सीटों की संख्या होगी, जो आकार होगा, वह क्या होगा, उस राज्य की विधान परिषद के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर किसी देश में, किसी राज्य में सीटों की संख्या 300 है, विधानसभा सीटों की संख्या 300 है, तो वहां की विधानसभा में सीटों की संख्या 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन यह भी एक बात है कि न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 40 होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम देखें, किसी राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या 90 है, तो 1/3 के हिसाब से तो इसमें कितनी हुई? 1/3 के हिसाब से इसमें 30 सीटें होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन न्यूनतम 40 से भी कम आप नहीं रख सकते। तो फिर हम यहाँ पर कहेंगे कि 30 नहीं, यहाँ पर 40 सीटों का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो आधे से अधिक बड़ी नहीं हो सकती, 1/3 1/3 हो सकती है, 1/3 हो सकती है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, मनोनीत करता है। यह भी बात गलत है। जब विधान परिषद के सदस्य चुनकर आते हैं, तो उन चुने हुए सदस्यों में से ही किसी एक को, वो सभी सदस्य आपस में मिलकर किसी एक को अपना सभापति चुन लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट आप क्या कर देंगे? गलत। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। इजी क्वेश्चन कहा जा सकता है। ठीक है, हाँ देखिए, आर्टिकल में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि 169 ही है या नहीं है, तो 169 ही है। अधिकतम संख्या कितनी है? विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 हो सकती है। और विधान परिषद के सभापति का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों द्वारा
अपने बीच से ही किया जाता है, ना कि राज्यपाल द्वारा किसी को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए, इस कथन को, इस पंक्ति को पढ़िए। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें एक तरह से आदेश की तरह बात कर रहा है कि आपका ये काम होना चाहिए कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की आप रक्षा करें, उन्हें बनाए रखें, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। ठीक है, अगर देखिए उद्देशिका हमने पढ़ी है, उद्देशिका में इस तरह की बात नहीं है। उद्देशिका में यह है कि हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत की स्थापना की बात कर रहे हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर हमें 3 प्रकार के न्याय दिए हैं, स्वतंत्रताएं दी है 5 प्रकार की, है ना, और एकता अखंडता को बनाए रखना है। लेकिन ये कह रहा है कि भारत की एकता अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी ये किसी को ऐसा करने के लिए कह रहा है। अगर उद्देशिका में ऐसा नहीं है, डीपीएसपी में अगर होता, डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी सरकार को ये डायरेक्शंस होती हैं कि आपको कौन कौन से काम करने चाहिए हमारे देश के कल्याण के लिए, भारत के लोगों के कल्याण के लिए सरकार को किस किस तरह के काम करने चाहिए, यही तो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सरकार की नीतियां कैसी होनी चाहिए ताकि हम एक बेहतर भारत की तरफ आगे बढ़े। अगर इसमें होता तो क्या होता, इसमें लिखा हुआ होता है कि राज्य को, भारत के, यानी राज्य मतलब वो सरकार, पूरे देश को, राज्य को भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता को बनाए रखने के लिए नीतियां बनानी चाहिए, इस तरह का कुछ होता ना प्रावधान, नहीं। लेकिन ये आपको क्या कह रहा है, कर्तव्य याद दिला रहा है कि ये आपका, नागरिकों का, हमारा यह कर्तव्य है कि हम भारत की एकता, अखंडता, उसकी संप्रभुता को बनाए रखें, उसकी रक्षा करें। तो यह क्या है, मूल अधिकारों के, मूल कर्तव्य की बात है। मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार हमारे अधिकार हैं जो राज्य नहीं छीन सकता। मूल अधिकार राज्य के ऊपर कुछ सीमाएं लागू करते हैं और हमें कुछ स्वतंत्रताएं देते हैं नागरिकों को, लेकिन मूल कर्तव्य वो है जो राज्य के लिए हमारे कुछ जो कर्तव्य बनते हैं। वो कब जोड़ा गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970, 1972, 74, 72 आई थिंक, नहीं 75, इतना कंफ्यूजन कैसे हो गया, इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। 1975 आई थी, 76, हाँ 76, सॉरी, ये कभी चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाती है। 1976, क्योंकि फिर 78 में 44th आया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 78 में इंदिरा गांधी सरकार जब गिरी थी और मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तो है ना, हाँ 1976 की आप बात करेंगे। तो मूल कर्तव्य हैं जोड़े गए। कौन सी समिति थी, सरदार सिंह, स्वर्ण सिंह समिति, क्या हो गया, स्वर्ण सिंह समिति। कितने जोड़े गए थे, 10 शुरू में जोड़े गए थे, फिर 11वां जोड़ा गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। ठीक है, रोजे चल रहे हैं ना, थोड़ी एनर्जी कभी डाउन हो जाती है तो कंफ्यूजन का शिकार हम हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है उसका। तो अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 11वां हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा था। ठीक है, तो ये सारा देखिए आप सी में देखेंगे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, ये हमारा कर्तव्य है। ये सारे कर्तव्य आप देख सकते हैं, 11 कर्तव्य। अगला क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। पारितंत्र, इकोसिस्टम के बारे में पूछा है कि क्या इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है। एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो आवास के बारे में तो बात होती है, लेकिन इकोसिस्टम में आवास की यानी उस स्थान की और उस स्थान में रहने वाले जीवों की, सभी की बात इसके अंतर्गत होती है ना। तो तीसरा हमारा सही होगा, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे जीव रहते हैं, वह जीवों का समुदाय और जिस जगह पर, जिस पर्यावरण में वे जीव रहते हैं
वह पूरा मिलकर पारितंत्र कहलाता है। और तो सी मुझे लगता है इकोसिस्टम इकोलॉजी वाले पार्ट का एक बेसिक क्वेश्चन इसे कहा जाना चाहिए और ये एक इजी क्वेश्चन कहा जा सकता है। बी में हो सकता है आप कंफ्यूज करें, लेकिन जब सी को पढ़ेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात, तो यह तो भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात होते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत वो पूरा पारितंत्र भी आता है, मतलब पूरा पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, केवल वनस्पति जात और प्राणी जात ही नहीं। ठीक है, मतलब में अगर अजैविक तत्व भी वहां पर कुछ है तो उनको भी आप शामिल करेंगे। ये देखिए, ये सारा इकोसिस्टम की बात होगी। सभी जीवित जीव शामिल होते हैं जो एक दूसरे के साथ अपने निर्जीव वातावरण जैसे मौसम, पृथ्वी, सूर्य, मृदा, जलवायु, वायुमंडल के साथ भी परस्पर क्रिया करते हैं। तो फोर्थ जो ऑप्शन था उसमें निर्जीव वातावरण की बात नहीं थी। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, पारितंत्र के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर निर्जीव वातावरण को भी हम शामिल करते हैं। यहाँ पर यह दिया गया है वितरण पारितंत्रों का कैसे कैसे डिवाइड किया जा सकता है। प्राकृतिक है, कृत्रिम है, फिर प्राकृतिक को भी स्थलीय और जलीय के रूप में, फिर स्थलीय को भी वन, घास भूमि और मरुस्थल के रूप में, इधर जलीय को भी बांटा हुआ है। इस तरह से आप इसको पाते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां से आपको समझ आता है कि आपको पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ना सिर्फ फैक्ट पता होने चाहिए, ना सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बल्कि उनके पीछे का बैकग्राउंड, उनकी थीम्स, उनकी फिलोसॉफी कि ये वाली चीज क्यों की गई थी वो भी पता होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव, प्राथमिक उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जनता की भागीदारी, निचले लेवल तक विकास के अंदर सभी लोगों की भागीदारी, यह एक उद्देश्य था, बिल्कुल था। राजनीतिक जवाबदेही, तो देखिए भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पहले से ही उत्तरदायित्व की तरफ झुका हुआ है। हमने अध्यक्षीय प्रणाली नहीं अपनाई, स्थायित्व को नहीं अपनाया, हमने उत्तरदायित्व को अपनाया। हालांकि हमारे पास में उसका एक लिमिटेशन है कि हम 5 साल बाद उसको हटा सकते हैं, या हमारी लोकसभा वगैरह चाहे तो सरकार को गिरा सकती है। लेकिन क्या पंचायतों में ऐसा कोई सिस्टम है अविश्वास प्रस्ताव जैसा? तो जवाबदेही डायरेक्ट उस तरह से तो लागू नहीं होती इसमें। ठीक है, तो इसको आप सही नहीं मान सकते भाई। जब आप राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय सरकार की बात करते हैं, वहां पर लोकसभा में यह विकल्प होता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हम सरकार को गिरा सकते हैं अगर सरकार से हमारा विश्वास उठ गया है तो। लेकिन क्या पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ऐसी कोई व्यवस्था है? नहीं। एक बार अगर चुनाव हो गए तो वो 5 साल तक बने रहेंगे। ठीक है, कोई जो नॉर्मल कंडीशन में तो वो 5 साल तक बने रहेंगे, कोई अलग सिचुएशन बन जाती है तो उसके प्रावधान अलग है। लेकिन इस तरह की जवाबदेही डायरेक्ट यहाँ पर हमें नजर नहीं आएगी। तो जब आप सेकंड को एलिमिनेट करेंगे तो सेकंड को एलिमिनेट करते ही आपका उत्तर आपको मिल जाएगा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाना, उसका विकेंद्रीकरण करना, बिल्कुल ये इसका मूल उद्देश्य था। वित्तीय संग्रहण, देखिए ये इसके उद्देश्य में शामिल हो सकता है क्योंकि जो हमारे संविधान में पंचायती राज को लेकर अनुसूची जुड़ी है उसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिनके ऊपर पंचायती राज अगर चाहे तो कुछ शुल्क ले सकती है, कुछ चीजें, कुछ वित्तीय संसाधन जुटा सकती है। लेकिन यह बात कर रहा है पंचायती राज के मूल उद्देश्यों की। पंचायती राज का मूल उद्देश्य है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, और इसी का मतलब होता है कि जनता की विकास में भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो इसे आप सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव तो कह सकते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसको नहीं कहा जा सकता। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये इसकी वो है सारी व्याख्या कि आप देख लीजिएगा। ये कितना इजी क्वेश्चन है। मौद्रिक नीति के घटक पूछ रहा है, मौद्रिक नीति के घटक। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैंक दर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओज, लोक ऋण यानी पब्लिक डेट, और पब्लिक रेवेन्यू, इनमें से कौन से मौद्रिक नीति के घटक है?
तो आपको पता है पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू वगैरह, बजट और फिस्कल पॉलिसी से संबंधित है, तो ये तो राजकोषीय नीति का भाग है ना भाई, ये तो राजकोषीय नीति का भाग है। और ये है हमारे दोनों मौद्रिक नीति के घटक। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति का संचालन सरकार की तरफ से आरबीआई करता है, और राजकोषीय नीति वही है जो बजट के दौरान सरकार नीतियां लेकर आती है, नई योजनाएं, नए नए प्रोजेक्ट लेकर आती है, टैक्सेशन सिस्टम को ठीक करती है, टैक्स बढ़ाती है, घटाती है, वो सारा। फिर जो बजट बना उसमें कितने का हमें घाटा हुआ, तो उस घाटे की पूर्ति हमें कैसे करनी है, बाहर से उधार लेना है ना, या अपने खर्चों को कम करना है, ये सारे फिस्कल पॉलिसी के घटक हैं। और बैंकिंग मौद्रिक नीति क्या करती है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मनी सप्लाई महंगाई बढ़ने का एक इम्पोर्टेंट घटक होता है। मनी सप्लाई बढ़ गई, लोगों तक पैसा ज्यादा चला जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। सप्लाई अगर कम रही, डिमांड बढ़ गई, तो जो वस्तुएं हैं उनके भाव बढ़ जाएंगे, जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वो उसे खरीद पाएगा, है ना। तो आरबीआई क्या करता है, समय समय पर मनी सर्कुलेशन को, मनी सप्लाई को मार्केट में रेगुलेट करने के लिए इस तरह की मौद्रिक नीति के बहुत सारे घटक अपनाता है। तो यह काम मौद्रिक नीति का आरबीआई करता है। तो मौद्रिक नीति के घटक पहला और दूसरा है। इजी क्वेश्चन ये एकदम है ना। तो सी इसका सही उत्तर। ये पूरे आप देख सकते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट और सबका दिया हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, लेकिन क्वेश्चन की थीम, क्वेश्चन के बारे में जिस तरह से पूछा गया था उसकी हमने चर्चा कर ली है। फिर हम बात करें, ये अगला मुद्रास्फीति के संदर्भ में क्वेश्चन आ गया। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। केवल भारत सरकार का, भारत सरकार का उत्तरदायित्व तो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, लेकिन इसका काम, इसका दायित्व हमने किसको सौंप रखा है, आरबीआई को सौंप रखा है। सरकार ने यह दायित्व आरबीआई को सौंप रखा है कि आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप बात करें, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका ही नहीं है। क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सच नहीं है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में आरबीआई की ही सबसे ज्यादा भूमिका है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, सही बात है। अगर आप देख रहे हैं कि बाजार में मुद्रास्फीति बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो आप क्या करते हैं, मार्केट से लिक्विडिटी को, मनी को सोखने की कोशिश करते हैं, मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करते हैं। तो मनी सप्लाई जब कम होगी, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो डिमांड भी कम क्रिएट करेंगे। जब डिमांड कम क्रिएट करेंगे तो जो डिमांड और सप्लाई में अनइवननेस थी, जो अंतर आया था, वो कहीं ना कहीं ठीक होता हुआ नजर आएगा। और जब डिमांड और सप्लाई मैच कर जाती है तो मुद्रास्फीति नॉर्मल लेवल पर अपने पर आ जाती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और विकल्प डी इसका उल्टा है, तो ये गलत हो जाएगा। मुद्रा परिचालन को बढ़ाने से, मनी सप्लाई को बढ़ाने से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, ठीक है। आइए, ये आप देख सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एनपीटी के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी, और वो क्या था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्या है इसमें, इसमें यह एक ऐसी ट्रीटी है जो न्यूक्लियर वेपन्स को, है ना, परमाणु हथियारों को कम करने की तरफ बात करती है कि आपको अपने परमाणु हथियार समाप्त करने चाहिए। लेकिन यह कहती है कि जिन देशों ने 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिए थे, उनको अपने परमाणु हथियार समाप्त करने की जरूरत नहीं है और उन्हें मान्यता दी जाएगी। बाकी सभी देशों को परमाणु हथियार अपने समाप्त करने होंगे। यही तो रीजन है कि हमने, भारत ने इस ट्रीटी को भेदभावपूर्ण ट्रीटी बताते हुए इस पर अभी तक संधि पर साइन हमारे नहीं किए। यही एक रीजन है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा, क्योंकि भारत ने नहीं किया है तो पाकिस्तान तो फिर हमारी होड़ ही करता है कि भारत ने नहीं किया है, जरूर कोई बात होगी इसमें, तो हम भी नहीं करेंगे। भारत ने नहीं किया तो पाकिस्तान ने भी नहीं किया है। तो न्यूक्लियर, इसने, एनपीटी ने क्या किया है, 5 देशों को न्यूक्लियर देशों के रूप में मान्यता दी है और उन्हें हम P5 कहते हैं। वही P5 जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 भी है। फ्रांस, रशिया, चाइना,
यूएसए और एक कौन सा रह गया, चीन, फ्रांस, रशिया, चाइना और ब्रिटेन। ठीक है, तो ये 5 देश हैं, तो इनको आप क्या कहते हैं, P5 कहते हैं। तो इनमें से चीन और फ्रांस है, इजराइल ने, भारत ने और पाकिस्तान ने अभी तक इन पर साइन नहीं किया है। तो 1 और 2 सही उत्तर इसका होगा। आज मुझे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है थोड़ा सा चीज़ों को लेकर, क्योंकि चलिए कोई नहीं, चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? उद्देशिका में, डीपीएसपी में, मूल अधिकार में या 7वीं अनुसूची में? कितना आसान सा सवाल है ये, कितना आसान सा सवाल है। तो बताइए, जो उद्देशिका है उसमें तो कल्याणकारी राज्य के बारे में बात नहीं की गई। हालांकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी को समझने की कोशिश करते हैं तो उद्देशिका से भी हम ये मैसेज निकाल पाते हैं कि भारत के लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की ही स्थापना की जाने की बात हो रही है। लेकिन क्लियर तौर से जो हम देखते हैं, राज्य को जो ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि रिसोर्सेज आने के साथ साथ आपको इस तरह की नीतियों पर काम करना है, तो वही क्या है, वो मिलता है आपको डीपीएसपीज में। ठीक है, वो कहाँ पर आपको मिलता है, डीपीएसपीज में। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि डीपीएसपी मूल अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन तीनों से आपको हर साल क्वेश्चन कम से कम, हर साल आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सॉरी, मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक रहा था, लेकिन अब चीज़ें क्लियर है, मैं कुछ कर रहा था उसमें। तो अब क्या है कि आपको कम से कम हर साल 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट मिलते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन डीपीएसपी से ही ज़्यादा बनते हैं, है ना। हो सकता है आपको कोई डीपीएसपी का प्रावधान दे देगा, फॉर एग्जांपल समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के कौन से भाग से संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित है। फिर आप कंफ्यूज होते हो और ऑप्शन वही देता है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, जैसे ही होता है। लेकिन डीपीएसपी के जो प्रावधान है उन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, है ना। निःशुल्क कानूनी सहायता, कामगारों का प्रबंधन में हस्तक्षेप होना चाहिए, उनको प्रबंधन में योगदान दिया जाना चाहिए, समान कार्य के लिए महिला और पुरुष के लिए समान वेतन होना चाहिए, पंचायती राज का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, ये सारे डीपीएसपी इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, तो इनको आप देखिए, ये आप देखेंगे डीपीएसपी की विशेषताएं बताई हुई है, भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 31 में इनकी विशेषताएं देखेंगे। तो राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले विचार, जब राज्य इन नीतियों पर, जब भी कोई नीतियां बनाए तो इन पर विचार जरूर किया जाना चाहिए उसके द्वारा, अपरिवर्तनीय है, अगर लागू नहीं होती है तो कोर्ट नहीं जा सकते, राज्य की निरंकुश शक्ति पर नियंत्रण का काम करती है, राज्य ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। अगर कुछ करेगा तो सुप्रीम कोर्ट सामने बैठा है, हमने पढ़ा ना कस्टोडियन कौन है सुप्रीम कोर्ट का, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट का नहीं। प्रस्तावना दृष्टि का प्रवर्धन करता है, नैतिक दायित्व आरोपित करता है और कल्याणकारी राज्य का सृजन करने की यह बात करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19th क्वेश्चन, कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर, लकड़ी के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, और यह तो आपके दिमाग से सोल्व होने वाला क्वेश्चन है। इसमें ऐसा नहीं है कि सर मैंने ये इस तरह की कोई चीज पढ़ी ही नहीं, ये तो एक अप्लाइड क्वेश्चन है। तो अगर हम लकड़ी के हल की जगह, लकड़ी के हल की जगह स्टील का हल ले लेते हैं, तो हमने क्या किया, हमने अपने उपकरण को अपडेट कर लिया, बेहतर बना लिया। बेहतर बनाया तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने इसको अपडेट करने में कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा ना,
इन्वेस्टमेंट किया, अब ये हमारे आगे बहुत काम आएगा खेत में। इसी को हम क्या कहते हैं, हमने क्या किया, कैपिटल फॉर्मेशन किया, कैपिटल का इन्वेस्ट किया अपने खेत में, अपने काम के अंदर। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारा काम इजियर हो जाएगा। पहले लकड़ी के हल से हम जितनी मेहनत कर पाते थे, शायद हम अपने उपकरणों को अपडेट क्यों करते हैं, ईज के लिए, ईज ऑफ डूइंग के लिए, अपना जो काम कर रहे हैं उसमें काम करने में इजी, उसको इजी सरल करने के लिए तो करते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, तो इसीलिए करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपका इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डर के तौर पर आपका सेशन ले रहा हूँ, कल को मैं इन्वेस्टमेंट करके आपके लिए डिजिटल बोर्ड ले आऊँ, तो क्या होगा, मेरा काम ईजी हो जाएगा ना, मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो वो क्या हुआ, मैंने अपने काम को बेहतर बनाने के लिए उसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया। तो अब क्या होगा, क्या यह श्रम को बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी की प्रगति है? क्या आपने जो डेवलपमेंट किया इससे आपकी मेहनत बढ़ जाएगी? नहीं सर, मेहनत तो कम हो जाएगी। हो सकता है लकड़ी का हल किसी तरह की मिट्टी में काम करने को लेकर तकलीफ दे रहा हो, लेकिन स्टील का हल वहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। आपको पता है, जब हम मध्य गंगा घाटी के अंदर मगध साम्राज्य के विकास की बात करते हैं, तो उसमें एक बड़ा कारण ये था, मगध साम्राज्य के विकास में, मगध साम्राज्य का साम्राज्य स्तर तक पहुंचने के लिए एक बड़ा कारण ये था कि उस समय लौह उपकरणों का प्रयोग शुरू हो चुका था। और लौह उपकरणों से वो जो गंगा घाटी वाला बेल्ट था ना, वहां पर खेती करना आसान हुआ। खेती करना आसान हुआ तो हम मगध के पास कृषि अधिशेष क्रिएट हुआ, कृषि अधिशेष क्रिएट हुआ तो उनके पास संपत्ति क्रिएट हुई, और फिर उन्होंने दूसरों को हराया। तो आपने अपने अपनी श्रम को कम किया, अपने उत्पादन को बढ़ा लिया, इस तरह की चीजें होंगी। पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, पूंजी बढ़ी ना आपकी, आपने एक उपकरण में इन्वेस्ट कर दिया ना, तो आपने अपनी पूंजी में इन्वेस्ट किया, आपने अपनी कैपिटल को बढ़ाया, कैपिटल फॉर्मेशन किया, तो बी ही इसका उत्तर होगा। घटेगी कैसे भाई, आपने लकड़ी से स्टील पर आप आ गए, आपने अपडेट किया अपने आप को, पैसा लगाया, है ना। डी इसका उत्तर होगा नहीं, सी भी इसका उत्तर नहीं होगा, बी इसका सही उत्तर होगा। पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति। आइए अगला क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है? बिल्कुल है। क्यों की, किस वजह से इसे संसदीय प्रणाली की सरकार कहा जाता है? मैंने अभी पीछे भी क्वेश्चन में डिस्कस करते हुए कहा कि हमने स्थायित्व की जगह उत्तरदायित्व को प्रधानता दी। जिस तरह से अमेरिका में होता है ना कि एक बार राष्ट्रपति चुना गया, उसके बाद 4 साल से पहले वह नहीं हटेगा, उसको 4 साल तक काम करने दो, आपको नहीं पसंद आया तो अगली बार उसको चुनो मत, लेकिन बीच में महाभियोग जैसा प्रावधान तो है, लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में अप्लाई होता है। हमने क्या किया, अगर हमारी सरकार कोई इस तरह का काम कर रही है जो ठीक नहीं है देश के लिए, और हमने वहां पर उसमें विश्वास खो दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसको हटा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाकर। तो यही तो उत्तरदायित्व की विशेषता है, और उत्तरदायित्व ही संसदीय प्रणाली की विशेषता है। संसदीय प्रणाली का मतलब यही है ना। तो भारत में संसदीय प्रणाली है, इसका क्या मतलब हुआ, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, बिल्कुल चुनी जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी चुना जाता है, लेकिन वहां पर संसदीय प्रणाली की सरकार तो नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ संसदीय प्रणाली संविधान का संशोधन कर सकती है। ब्रिटेन में तो कोई संविधान ही नहीं है, वहां तो संसदीय प्रणाली की सरकार है, वहां तो संशोधन जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये विकल्प भी हमारा सही नहीं होगा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन इसका भी मतलब ये नहीं है कि यह संसदीय प्रणाली की मूल विशेषता है। संसदीय प्रणाली की मूल विशेषता यह है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और जब भी लोकसभा को लगता है कि ये काम ठीक से नहीं कर रहे हैं भाई, ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यानी सरकार पर डायरेक्ट नियंत्रण होता है लोकसभा का,
और लोकसभा का मतलब क्या, लोकसभा के जो लोग हैं, जो सांसद है, वो किसके रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे, यानी सरकार पर डायरेक्ट कंट्रोल है जनता का। हालांकि चूंकि हम क्या कहते हैं इमैच्योर डेमोक्रेसी की श्रेणी में आते हैं, तो लोकसभा का रहता है। बहुत सारे देशों में, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर जैसे देशों में आप पाते हैं कि जनता डायरेक्ट रिकॉल और रिकॉल कर सकती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधियों को। तो उस तरह का भी होता है। तो डी हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, H1N1 विषाणु वायरस का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? एड्स कौन से वायरस से होता है? HIV, ठीक है। डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एडीज इजिप्टी मच्छर है, ठीक है। बर्ड फ्लू होता है आपका, जिसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा, इसे आप बर्ड फ्लू कहते हो। ये होता है H5N1 से, H5N1 से। और स्वाइन फ्लू होता है H1N1 से, ठीक है। बर्ड फ्लू जनरली पक्षियों में देखने को मिलता है, लेकिन जब यह मनुष्यों में देखने को मिलता है तो इसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा घातक होती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर स्वाइन फ्लू होगा। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस इनको कहा जाता है जनरली। देखिए, H1N1 विषाणु के कारण स्वाइन फ्लू होता है, जबकि H5N1 विषाणु के कारण बर्ड फ्लू होता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु ऑर्थोमिक्सोविरिडे परिवार से संबंधित है। इनमें एकल स्ट्रैंड खंडित RNA जीनोम होता है। ध्यान रखिए, हो सकता है स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू से वापस से क्वेश्चन बन जाए, तो ये साइंस वाला, ये जो बेसिक पार्ट है डिजीज वाला, ये तो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु को उनके मूल प्रोटीन के आधार पर A, B और C प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। अनेक RNA जीनोम विषाणुओं की विशेषता के रूप में इन्फ्लुएंजा विषाणु उच्च उत्परिवर्तन दर, हाई म्यूटेशन रेट, वो अपने आप में किस तरह से, जब विषाणु हमारे शरीर में आता है ना, तो फिर वो अपनी कॉपीज बनाता है, अपनी प्रतियां बनाता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो इस रेप्लिकेट करने में वो अपने अंदर किस तरह से चेंज लाता है, उसी को उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहते हैं, है ना। तो उच्च उत्परिवर्तन दर इसकी होती है, अनुवांशिक पुनर्संयोजन से गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप HA और NA, H1 या N1 शायद ये हो सकता है, या HA और NA एंटीजन, हाँ एंटीबॉडीज की बात हो रही है, में परिवर्तनशीलता आती है। इन्फ्लुएंजा A स्ट्रेन में प्रोटीन संरचना में छोटे मोटे परिवर्तन प्राय होते रहते हैं, जिससे विषाणु प्रतिरक्षा प्रणाली से बचकर बार बार इन्फ्लुएंजा प्रकोप उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। आप ये मान के चलो कि एक खतरनाक बीमारी ही है, और बार बार यह खतरा अगर एक बार आपको होती है तो वह बहुत ज़्यादा जल्दी अपने आप को परिवर्तित करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने दवा ली तो वह वायरस अपने आप को चेंज कर लेगा कि उस दवा पे उसका असर ना हो, तो फिर से आप बीमार हो जाओगे। फिर आपने दवा ली तो हो सकता है वो फिर से म्यूटेट कर ले अपने आप को, तो फिर से, तो ये एक लंबे टाइम तक बनी रह सकने वाली बीमारी है, ठीक है। जबकि इन्फ्लुएंजा ए वायरस कई स्तनधारी और पक्षी प्रजातियों को संक्रमित करता है, और इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी मुख्य रूप से मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे ये अतिरिक्त जानकारी है, किस तरह से फैलता है, कैसे होता है, इनके बारे में आप पोज कर कर इसको जरूर पढ़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 93rd, भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले बायो टॉयलेट्स, जैव शौचालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये उस दौरान नई टेक्नोलॉजी को एड ऑन किया गया था हमारे इंडियन रेलवे के टॉयलेट्स में, है ना। क्योंकि पहले क्या होता था, जो लोग अपना वेस्टेज वहाँ पर एक्सक्रीट करते थे, वो नीचे पटरियों में रिलीज हो जाता था, और फिर वो पर्यावरण प्रदूषण, बीमारियों का कारण बनता था। तो भारतीय रेल ने बायो टॉयलेट्स लॉन्च किए। इसमें क्या होता है, अनएरोबिक, अवायवीय सूक्ष्म जीव वहां पर उपस्थित होते हैं। तो अवायवीय रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता, और सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको डिकम्पोज करने का काम किया जाता है। तो जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन
फंगल इनोकुलम, देखो फंगल की बात नहीं है, ये दूसरे फंगल यहाँ पर नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और ये भी अवायवीय होते हैं, है ना। फंगल इनोकुलम नहीं होता, इन एरोबिक या अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनोकुलम होता है। तो ये गलत है। इस अपघटन के अत्यंत अंत्य उत्पाद यानी अंतिम उत्पाद केवल अमोनिया और जल वाष्प होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं। यहाँ फिर से आपको गलतफहमी होगी, यहाँ पर अमोनिया रिलीज नहीं होती, यहाँ पर रिलीज होती है मीथेन, और कहीं ना कहीं उसको वायुमंडल में निर्मुक्त नहीं किया जाता, उसे कैप्चर किया जाता है ताकि उसको बाद में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सके, ठीक है। और जल तो उससे उत्सर्जित होता ही है। तो दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, हमारा उत्तर होगा डी। क्योंकि मीथेन को भी अगर हम निर्मुक्त करेंगे तो वो तो प्रदूषण होगा उससे, लेकिन बायो टॉयलेट का ये कोशिश रही है कि 100% पर्यावरण अनुकूल रहे। तो हम क्या करते हैं, मीथेन को फिर कैप्चर कर लेते हैं, जो फिर खाना पकाने में, पानी गर्म करने में वगैरह में काम आती रहती है। शायद रेलवे के अंदर ही जो रसोइयाँ होती है वहीं पर वो वापस काम आ जाती है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, अब ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय नकदी, इंटरनेशनल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से आप क्या समझते हैं, मुद्रा का, मुद्रा ये जो कैश होता है, कैश की अवेलेबिलिटी को हम लिक्विडिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत के बैंकों में अगर लिक्विडिटी की समस्या है तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनके पास कैश पैसा नहीं है ना, वो जो भारत में करेंसी चल रही है वो पैसा उनके पास नहीं है। तो जब इसे इंटरनेशनल लेवल पर आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए जो करेंसी चाहिए उसकी कमी हो गई होगी, राइट। और आपको पता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर और कुछ दूसरे देशों की, जैसे थोड़ी चाइनीज मुद्रा भी चलती है, जापानी मुद्रा भी चलती है, ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग भी चलता है, ये कुछ हार्ड करेंसीज हैं जो चलती है। तो डॉलर तो सबसे कॉमन है, बाकी और दूसरी मुद्राएं जिनसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, अगर इनकी समस्या है तो हम कहेंगे कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपका सी इसका सही उत्तर होगा। हमने बात कर ली है, आप देख सकते हैं। आईएमएफ ने जरूर सोना और परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा को भी इसमें रखा है, लेकिन इसका उत्तर सी सही होगा। फ्यूल सेल की बात कर रहा है, फ्यूल सेल, ईंधन सेल, जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे फ्यूल सेल जिनमें हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, H2 का, और किसका किया जाता है, ऑक्सीजन का, O2 का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का उपयोग जिनमें किया जाता है। तो ऐसे फ्यूल सेल के बारे में आपको कुछ कथन दिए हुए हैं। यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा और जल का उत्सर्जन करता है। बिल्कुल सही बात है। जब ऑक्सीजन का, जब हाइड्रोजन का, शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे जलाने के लिए, तो जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो ऊष्मा तो बन जाएगी, है ना, इसका दहन तो होगा, एनर्जी तो ये जनरेट कर देगा। लेकिन जब H और O2, जब H2O मिलेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेंगे, तो क्या पानी नहीं बनेगा, जरूर पानी बनेगा। तो क्या होगा, जब हम शुद्ध हाइड्रोजन को जलाते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क से ही कोई भी चीज जलती है, तो उसे जलाने से ऊष्मा तो क्रिएट होती है और जल वाष्प का भी उत्सर्जन होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे 0% पर्यावरण प्रदूषण होता है ना। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो वो क्या उत्सर्जित करता है, वो धुआं उत्सर्जित करता है, वो मीथेन उत्सर्जित करता है, वो कोई जहरीली गैस उत्सर्जित करता है। लेकिन जब आप हाइड्रोजन को जलाओगे, और जलाने का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, तो वो क्या करेगा, ऊष्मा बनाने के साथ साथ वो पानी का उत्सर्जन करेगा, और पानी तो हमारे लिए प्रदूषण का स्रोत नहीं है, ठीक है, पहला सही है। फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों के लिए नहीं किया जा सकता। यहाँ आप कंफ्यूज कर सकते हो अगर आपको पता ना होगा तो, लेकिन ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्योंकि फ्यूल सेल का उपयोग लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे छोटे डिवाइसेस के लिए
और बड़े बड़े भवनों के लिए, सभी के लिए किया जा सकता है। ठीक है। फ्यूल सेल प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। यहाँ पर भी आपको ये गलत स्टेटमेंट बनाकर दे रहा है। फ्यूल सेल करते हैं डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। हालांकि जनरली जो हमारे घरेलू उपकरण होते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा पर काम करते हैं। तो फिर हमें क्या करना होता है, जब आप फ्यूल सेल का उपयोग करते हैं तो आपको एक कन्वर्टर की तरह, है ना, उस कंडीशनर का उपयोग करना होता है जो दिष्ट धारा को फिर एसी में बदलता है, प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, और फिर उसका उपयोग किया जाता है। तो सेकंड और थर्ड दोनों गलत है, पहला सही है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ आप फंस सकते हैं, लेकिन आपको पता है हमने क्या कहा, 100 क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपको छोड़ने की लिबर्टी है। आप 80 क्वेश्चन कीजिए, 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, इनमें से भी आप 15 क्वेश्चन गलत कर दो, चलो 20 क्वेश्चन गलत कर दो, आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं रुकेगा। ठीक है। तो बस थोड़ा सा मजबूती के साथ में अपनी तैयारी को और अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करो, थोड़ा सा दिमाग को खोल कर चीज़ों को समझो, है ना। वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि मैंने किस तरह से एग्ज़ाम क्रैक किया है लगातार 2 बार, और उसके बाद से मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाया हूँ। ठीक है। तो एग्ज़ाम पर नज़र तो मेरी रही है हमेशा, और मुझे पता है कि इस स्ट्रेटेजी से आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा अगर आप बने रहेंगे साथ में। तो बस इन ये जो 1 घंटे सवा घंटे हम डिस्कस करते हैं, इसको अप्लाई करो अपनी पूरी प्रिपरेशन पर, अपनी टेस्ट सीरीज पर, इसको अप्लाई करो अपनी एमसीक्यूज प्रैक्टिस पर। ठीक है दोस्तों, आइए 5 क्वेश्चन बचे हैं 2015 के पेपर का, ये इसका सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं जो बातें मैंने बताई है कुछ उसी तरह की बातें इसमें लिखी हुई है। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ब्लॉक से की गई चित्रकारी ठप्पे से, और उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। तो ये क्या है, कल्चर वाला पार्ट है। और आपको पता हो एंशियंट और मिडाइवल वाले पार्ट में, एंशियंट एंड मिडाइवल वाले पार्ट में कल्चर वाला हिस्सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए इसको पूरी तरह से क्लियर करते हैं। आपको पता हो कि कलमकारी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, और चूंकि अब आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना भी एक नया राज्य बना है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन में की जाने वाली चित्रकला है ये कलमकारी, यानी कलम यानी पेन, पेन से की जाने वाली चित्रकारी है। तो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को यह रेफर करती है। आइए इसका पूरा ऑपरेशन कर लेते हैं। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ हमने बता दिया। स्थान, यह चित्रकला शैली पारंपरिक रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। इसके विषय वस्तु में रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों के साथ साथ पुष्प रूपांकनों और अन्य धार्मिक विषय इसके विषय वस्तु है। 2 शैलियां इसकी, मछलीपट्टनम शैली और श्रीकालहस्ती शैली, है ना। श्रीकालहस्ती शैली का विकास मंदिरों में हुआ। यह विशिष्ट धार्मिक पहचान पर केंद्रित थी। इसका उपयोग स्क्रोल, मंदिर के पर्दों, रथ ध्वजों और हिंदू महाकाव्यों के लिए देवताओं के दृश्यों के चित्रण के लिए किया जाता है। गोलकुंडा में मुस्लिम शासकों के कारण मछलीपट्टनम कलमकारी में फारसी रूपांकनों और डिजाइनों का व्यापक प्रभाव देखा गया। खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी और है। देखिए तकनीक कैसी है, इसे कपड़े को रंगने, प्राकृतिक रंग का उपयोग करने और विस्तृत हस्त चित्रण की जटिल प्रक्रिया शामिल है। कलमकारी पद का मतलब कलम के माध्यम से चित्रण है। इसको बांस या खजूर की टहनी का उपयोग करने वाली चित्रण विधि को यह संदर्भित करता है। फिर वही सारी बात की हुई है कि कलमकारी में उपयोग किए जाने वाले रंग पौधों की जड़ों, पत्तियों के साथ साथ लोहे, टिन, तांबे, फिटकरी आदि के लवणों से प्राप्त किए जाते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। सांस्कृतिक महत्व में देखेंगे तो चित्रकला धार्मिक समारोहों और मंदिर अनुष्ठानों का अभिन्न अंग है। इसका उपयोग मंदिर की सजावट और धार्मिक कथाओं के चित्रण के लिए किया जाता है। इस तरह से पढ़ना, यूं वीडियो पर और देखकर पढ़ना, सिर्फ पढ़ना लगातार कितना अजीब टफ लगता है ना।
क्योंकि यूं हम जब अकेले में पढ़ रहे होते हैं तो चुपचाप बस आंखों से पढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पर आपसे चर्चा करनी है तो बोलकर इतनी तेजी से सिर्फ पढ़ना समझाने से ज़्यादा थोड़ा मुश्किल भी लगता है और बोरिंग भी हो जाता है। जीआई टैग का दर्जा इसको मिला हुआ है, मछलीपट्टनम और श्रीकालहस्ती दोनों शैलियों को भौगोलिक संकेतक का जो टैग है वो प्राप्त है। ये आप देख सकते हैं, ये कलमकारी चित्रकला की बात हम कर रहे हैं। 1997 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो करंट रिलेटेड ये इशू था, और इसमें क्या था, किसानों को गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षित करना और दूसरों को समय पर और वहन करने योग्य लागत में उनको उपलब्ध करवाना। मतलब कुछ किसानों को इस तरह ट्रेन किया जाएगा, इस तरह तैयार किया जाएगा कि वे अपने खेतों में गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन करेंगे और अपने आसपास के लोगों को कम कीमत पर, ताकि वे वहन कर पाएं, सही समय पर उनकी फसलों के सही उचित समय पर वो गुणवत्तापूर्ण बीजों को फिर वो प्रोवाइड भी करवाएं। इस तरह का कार्यक्रम यह था, तो इसको बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए अगला, वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे का बजट वही कि खर्चा हमारा ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू पैसा हमारे पास कम आ रहा है। तो घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाहियां की जा सकती है? घाटे को कम करना है, पैसा हमारे पास कम आ रहा है, खर्चा हमारा ज्यादा हो रहा है, तो क्या कर सकती है सरकार? राजस्व व्यय में कमी लाना। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है कि आपका जो खर्चा है उसको कम करो, कंट्रोल करो, ये किया जा सकता है। नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना। अब आप बताओ, जब भी सरकार कोई नई योजना आरंभ करती है तो 1000-2000 करोड़, 500-700 करोड़ का खर्चा होता ही है, और खर्चा हुआ तो फिर इससे घाटा बढ़ेगा कि कम होगा? घाटा तो बढ़ेगा ना, तो ये तो नहीं कर सकती सरकार। अगर हमें घाटे को कम करना है तो नई योजना तो लागू नहीं कर सकते। उपादानों उपदानों यानी सब्सिडीज, सहायकी जो सरकार प्रोवाइड करती है, सहायकी का युक्तिकरण करना। युक्तिकरण यानी रेशनलाइजेशन, यानी जहां जरूरत है वहां दिया जाए, जहां बिना मतलब जा रहा है उसे कंट्रोल किया जाए। तो इसका युक्तिकरण करेंगे तो पैसा कंट्रोल होगा, हो सकता है घाटा कम हो, तो बिल्कुल यह भी हो सकता है। उद्योगों का विस्तार करना, विस्तार करते हैं तो हमारा खर्चा होता है ना, तो विस्तार करेगी तो सरकार का भी खर्चा होगा, तो यह भी गलत है। इजी क्वेश्चन था, 1 और 3 इसका सही उत्तर, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन के साथ ही मैं इनफ एक्सप्लेन आपको कर दे रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाएगी। निम्नलिखित में से किसको या किनको भौगोलिक सूचना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है? देखिए जीआई टैग की ये बात कर रहा है, जीआई टैग, और हर साल किसी न किसी राज्य के किसी न किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता ही मिलता है। तो यह टॉपिक आपके लिए हर साल ही इम्पोर्टेंट बना रहता है। तो आप करंट में यह जरूर देखिए कि इस साल किस किस को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का कानून वगैरह, उसका मैकेनिज्म आप एक बार पढ़ लो, अपने नोट में शामिल कर लो, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस उसमें अपडेट करो कि 2025 के दौरान किस किस को जीआई टैग मिल गया है ना, तो फिर आप उससे अप टू डेट रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, तो कोई मसला नहीं होगा। 2015 की बात कर रहा है, तो 2015 में बनारसी जरी और साड़ियाँ और तिरुपति लड्डू को जीआई टैग मिला था। बात अगर राजस्थानी दाल बाटी चूरमे की करें तो इसको अभी तक भी जीआई टैग मिला नहीं है ना, इसको अभी तक भी जीआई टैग मिला नहीं है। तो ये तो गलत है यार, हम राजस्थानियों के साथ इतना फेमस दाल बाटी चूरमा हमारा फेमस व्यंजन है, इसको अभी तक नहीं किया गया है, जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया है। करते हैं बात सरकार से, इस बारे में बात करते हैं, कुछ देखते हैं, इसको भी जीआई टैग दिलाते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला और तीसरा बिल्कुल ध्यान रखना है ना, और ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2015 की बात हो रही है, तो फिर आपको उस टाइम का पता होना चाहिए कि उस टाइम पर किसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था। सबसे पहले किसको जीआई टैग मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय थी वो, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग टी। पत्थरों में देखो, मैं अपने क्षेत्र का एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ,
पत्थरों में, स्टोन्स में सबसे पहले किसको जीआई टैग मिला था? तो वो मकराना के संगमरमर को मिला था। और जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक प्राउड फीलिंग सी आती है, क्योंकि मैं मकराना से ही बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो यह ऑप्शन हमारा था। प्राउड फीलिंग का मतलब एक अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे शहर की, हमारे कस्बे की भी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा फेमस है। और ये तो मकराना तो वर्ल्ड लेवल पर फेमस है, मकराना मार्बल। आप देखते हैं कि ताजमहल का जो निर्माण हुआ था वो उसका पत्थर यहीं से गया था, है ना। जीआई टैग के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अभी तक राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को जीआई टैग का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन सारंगी, सोगरी करके एक सब्जी होती है, सांगरी, सॉरी हम यहाँ पे सोगरी के, सांगरी एक सब्जी होती है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है राजस्थान में, है ना। तो बाकी देखिएगा, इसका जो कानून है भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण 1999 का यह कानून है, और 15 सितंबर 2003 से यह लागू हुआ। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद 2004-05 में दार्जिलिंग टी थी। ठीक है, तो आ जाइए अगला क्वेश्चन। इरेडा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है और यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो इसके बारे में दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है। ये एक फैक्चुअल जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको ऐसे देख के स्टेटमेंट को पढ़ के अगर 10 मिनट भी सोचूंगा तो कुछ निष्कर्ष निकाल पाऊंगा क्या? नहीं, आप ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। अगर आपको पता होगा तो आप गलत या सही को डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इरेडा एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। 1987 में मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के प्रशासनिक नियंत्रण में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता संरक्षण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनका विकास करना और उनका प्रचार प्रसार करना है। तो भाई हमने इसको इसलिए स्थापित किया है कि भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम किया जाएगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, उनको फिर फाइनेंस कहाँ से लाया जाए? तो एक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बनाई गई, इरेडा। तो ये एक सरकारी कंपनी भी है और उन परियोजनाओं को यह पैसा भी देगी, है ना। तो इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। तो दोनों कथन इसके सही थे। अगर भारत में 2010 से 2020 में भारत की ऊर्जा सम्मिश्रण स्थिति को देखें तो यह ऐसी थी। हमारा जो थर्मल पावर से, ताप विद्युत से जो आता था वो 84% था, रिन्यूएबल से 16% था। 2020 में हमने रिन्यूएबल से 23% किया और हमारा टारगेट है कि 2050 तक हम इसे 50% करने की कोशिश करेंगे। तो ये था, ये ऊर्जा में, अक्षय ऊर्जा में भारत की स्थिति आप देख सकते हैं। अक्षय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के हिसाब से विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। भारत का पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा स्थान है, सौर ऊर्जा में भारत का 5वां स्थान है। COP 26 में 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादित करने का हमने लक्ष्य रखा है। यह पंचामृत के तहत एक प्रमुख संकल्प है। पंचामृत नीति हमने लॉन्च की थी। यह नवीकरणीय ऊर्जा में दुनिया की सबसे बड़ी विस्तार योजना है। भारत की संस्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में 396% की वृद्धि करके 207 गीगावाट हो चुकी है ना। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। हम रिन्यूएबल एनर्जी में लगातार बेहतर कर रहे हैं। ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। 2015 के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और मैंने यह कोशिश की है कि हर क्वेश्चन पर जहां पर ज़रूरत हो, हर उस एस्पेक्ट पर बात की जाए जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएगा। तो आज एक पेपर हमने कंप्लीट किया 5 सेशन में, और मुझे लगता है कि इस तरह से धीरे धीरे ये एग्जाम से बहुत पहले हमारे सारे पेपर कंप्लीट भी हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब पता तो चलेगा लेकिन आपकी
तैयारी बूस्ट हो जाएगी। आपका शेड्यूल भी गड़बड़ नहीं होगा। आप अपने शेड्यूल को बनाए रखते हुए 1 घंटा जब बेड पर लेटे ना, तो लेटकर इसको चालू कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको लगे कि आपको नोट करनी चाहिए, तो पेड पेज और पेन अपने पास रखिए, अपना पेड के ऊपर पेज और पेन रखिए साथ में, और उसको नोट डाउन भी करते रहिए। बाकी लेक्चर में किस तरह की और चीज़ों को शामिल किया जा सकता है, या जिस तरह से चल रहा है वैसा बेहतर है, मतलब मैं आपका फीडबैक चाह रहा हूँ। आप अपने सजेशंस जरूर दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो बता दो यार कि अच्छा लग रहा है, कमेंट करने में क्या जोर आ रहा है। लाइक आप कर ही दीजिए, कमेंट कर दो, दोस्तों में शेयर करो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनका थोड़ा भला हो जाएगा, है ना। दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, स्टेटस वगैरह लगा लो। एक अच्छा सेशन आपको मिल रहा है तो दूसरों तक भी पहुंचाओ। फिर मिलते हैं अगले पेपर के अगले सेशन में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।